हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने हमारे एमएस वर्ड के क्वेश्चन नंबर 153 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम वैसे ही हमारे क्वेश्चन नंबर 154 से यहाँ पे करने को होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 365। यहाँ बात की, अगर आपको डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा। तो हमने काफी बार इसको डिस्कस कर लिया, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली आपको डिफरेंस ही बताया था। एक जब हम कंट्रोल होम की बात कर लेते हैं, सेकंड हम बात कर लेते हैं होम की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब आप होम की यूज कर लेते हो, होम की क्या करती है, होम की आपको स्टार्टिंग ऑफ लाइन में लेके जाने का काम करती है ना। स्टार्टिंग ऑफ द लाइन वहां पे लेके जाने का काम कौन करती है, आपकी होम की वो आपको काम करती है। लाइक जैसे मान लेते हैं आपका एमएस वर्ड का आप ये डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कोई ना कोई कंटेंट लिखा है। सपोज कर लेते हैं आपने यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे कंटेंट लिखा है ना। अब आप कहाँ पे हो, अभी आप करंटली यहाँ पे हो, आपका कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो अब जैसे यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें क्या क्या हो सकती हैं। या तो आप जाना चाहते हो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, लाइन के स्टार्टिंग में जाना चाहते हो। दूसरा आता है कि आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना चाहते हो। ठीक है, एक तो या तो आप लाइन की स्टार्टिंग में जाना चाहते हो, दूसरा आप डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाना चाहते हो। तो देखो लाइन की स्टार्टिंग कहाँ है, लाइन की स्टार्टिंग सर हमारी यहाँ पे है। मतलब यहाँ से हम यहाँ पे इस जगह पे चले जाएंगे। तो अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ द लाइन जाना है, उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल होम की को प्रेस करोगे। ओके, तो ये आपको क्लैरिफाई हो गया। स्टार्टिंग ऑफ लाइन के लिए आप होम की का यूज करेंगे। अच्छा सर, इसका मतलब दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग जाना, मतलब अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका कर्सर कहाँ पे चला जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, मतलब सबसे जो शुरुआत का बिंदु है वहां पे वो आपको लेके चला जाएगा कर्सर आपका। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें सर कंट्रोल प्लस होम का हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है जब हम होम या फिर कंट्रोल प्लस होम की बात कर लेते हैं। इसका जो अल्टरनेट आता है वो हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस एंड। तो कंट्रोल प्लस एंड क्या करता है, तो बस वही जस्ट इसका उल्टा करता है। ये भी दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, या तो आपको एंड ऑफ द लाइन जाना है, या तो आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है ना। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब जहां तक आपने लास्ट में कुछ लिखा है वहां तक आपको जाना है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, यहीं पे ही सेम। तो मान लेते हैं आपका कर्सर अभी कहाँ पे है, आपका कर्सर अभी यहाँ पे है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से जब आपको इस तरफ जाना है तो क्या करोगे, आप एंड की का यूज करोगे। ओके, ये चीज आपको क्लैरिफाई होगी। अब वही हम दूसरा केस ले लेते हैं कि आप मान लेते हैं कहीं बीच जैसे में, मान लेते हैं आप यहाँ पे हो, अभी आपका कर्सर है जो यहाँ पे है। ठीक है, अब आप कहाँ जाना चाहते हो, लास्ट में जाना चाहते हो जहां तक आपने काम किया है। तो लास्ट आपने कहाँ तक काम किया है, तो सर हमने लास्ट में यहाँ तक है, यहाँ तक हमने काम किया, मतलब एंड ऑफ द हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे है, जगह ये वाली जगह है सर वो हमारी। तो यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एंड की का यूज करना पड़ेगा। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब चार क्वेश्चन बनते हैं ये। होम क्या की करती है, आपका एंड की क्या काम करती है, कंट्रोल होम की क्या काम करती है, और कंट्रोल एंड की आपका क्या काम करती है। तो ये चार क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो इनको आपने ऐसे ही कॉपी पे नोट कर लेना है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 155। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। यहाँ पे बात की है कि जब आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर, तो इसका मतलब क्या था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो फॉर्मेटिंग का मैंने आपको ये चीज बताई थी। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, आप ना क्या कर रहे हो, उसमें जो उसका मतलब अपीयरेंस है उसको चेंज कर रहे हो ना। इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं सर, किसी पर्टिकुलर आइटम की हम क्या कर रहे हैं, अपीयरेंस को बदल रहे हैं, अपीयरेंस को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। उसको कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, डेकोरेटिव इमेज तो नहीं आएगा, तो हाँ यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो वही लिखा है, टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, मतलब आप क्या कर रहे हो, जो अपीयरेंस है टेक्स्ट की उसको आप बदल रहे हो, है ना। अपीयरेंस लाइक जैसे आप हम टेक्स्ट का जो साइज है वो बदल सकते हैं। अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, लाइक आप क्या कर सकते हो, जो टेक्स्ट का जो साइज है ना, जिसको हम समटाइम फॉन्ट बोल देते हैं ना, फॉन्ट साइज हम बोल देते हैं। तो फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये चीज आप कर सकते हो, है ना, अपीयरेंस के लिए। इसके अलावा आप उसमें कोई कलर वगैरह दे सकते हो, है ना, कोई भी कलर है वो आप वहां पे यूज कर सकते हो। लाइक अभी मान लेते हैं यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो आप ब्लैक से आप ब्लू कर सकते हो, मतलब कोई भी कर सकते हो, है ना, XYZ जो भी कलर आपको पसंद है वो वहां पे कर सकते हो। तो वो भी अपीयरेंस आप चेंज ही कर रहे हो। इसके अलावा आप जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो आप बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। तो ये सारे किसके एग्जांपल आ जाते हैं, लाइक आप बॉर्डर सेट कर रहे हो, लाइक आप कलर सेट कर रहे हो, लाइक आप उसका फॉन्ट का साइज बढ़ा रहे हो। इसके अलावा मान लेते हैं कि आपने क्या कर दिया, आपने इसका जो एक तरीके से
फ़ॉन्ट स्टाइल है वो उसका चेंज कर दिया आपने, है ना? फ़ॉन्ट साइज़ तो चेंज किया ही किया, फ़ॉन्ट स्टाइल भी आपने चेंज कर दिया। देखो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, कैलिबरी का यूज़ करते हैं और वो कितने पॉइंट का होता है, 11 पॉइंट का होता है ना? फ़ॉन्ट साइज़ 11 पॉइंट है, जबकि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है हमारा, कैलिबरी। तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने का मतलब क्या है, आपका कैलिबरी था पर आपको कैलिबरी पसंद नहीं आया, तो आप इसको चेंज कर सकते हो किसी भी फ़ॉर्मेट में जो आपको पसंद है। लाइक मैंने इसको कर दिया टाइम्स न्यू रोमन में चेंज। तो इससे भी क्या हुआ, हमने क्या किया, पर्टिकुलर जो हमारे पास सेंटेंस था या फिर जो भी हमारे पास टेक्स्ट था, उसको हमने क्या किया, उसकी फॉर्मेटिंग को हमने चेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। चलो आपके लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉम्प्ट विंडो, है ना, या फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू लिख सकते हैं या फिर आप प्रॉम्प्ट विंडो भी आप लिख सकते हैं कि दो वे में एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट कमांड है ना, जिसके के लिए आप बताएंगे कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट कमांड है जिसकी हेल्प से आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विंडो या फिर जिसको आप कॉन्टेक्स्ट मेनू या फिर प्रॉम्प्ट विंडो के नाम से जानते हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा होमवर्क रहेगा आज के लिए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 156। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द बुलेट्स एंड द नंबरिंग अंडर द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इन एमएस। वहां पे बात की है कि डिफरेंस किस क्या क्या होता है, बुलेट और नंबरिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो जब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर बुलेट्स और नंबर्स में, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बुलेट्स कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल पैराग्राफ व्हाइल नंबरिंग कैन अप्लाई ओनली टू इंटायर सेक्शन। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। देन वहाँ पे सेकंड दे रखी है बुलेट एंड नंबरिंग आर नॉट अप्लाइड इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड आर यूज्ड फॉर ग्राफिक डिजाइन। देखो ग्राफिक डिजाइन के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। फिर थर्ड दे रखा है बुलेट आर यूज फॉर अनऑर्डर लिस्ट व्हाइल नंबर इज यूज फॉर ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे ये सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि जब आप बुलेट्स देखते हो तो बुलेट्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। लाइक आप कोई भी चीज लिखते हो, जैसे मान लेते हैं आपने कोई फ्रूट का लिस्ट बनाई है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स आपने बनाई है, तो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, लाइक आपने एक अनऑर्डर लिस्ट या फिर जिसको आप बुलेट लिस्ट बोल देते हैं। देखो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि बुलेट लिस्ट को हम क्या बोल देते हैं, तो उसको हम अनऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो हमारे पास नंबरिंग लिस्ट होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर लिस्ट भी हम बोल देते हैं। तो जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है या फिर बुलेट्स हम बोल देते हैं, तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। लाइक जैसे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स आ गया, तो मैंने यहाँ पे बुलेट यूज कर लिया, एप्पल यूज कर लिया, यहाँ पे बनाना मैंने लिख दिया, यहाँ पे हमने ऑरेंज लिख दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक अनऑर्डर लिस्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बुलेट लिस्ट हमारे पास ये बन के तैयार होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ नंबरिंग में लिस्ट आती है। लाइक आपने देखा होगा, आप कोई भी सेंटेंस वगैरह लिखते हो उसको आप नंबरिंग की वे में लिख देते हो। लाइक मैंने यही लिख दिया सेम टू सेम, है ना, लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपको घर में लेकर जानी है, तो आप बोलेंगे नंबर 1 पे सर हमें, है ना, हम मान लेते हैं कि आपको टी या कॉफी लेकर जानी है घर पे, तो ये आपकी आइटम नंबर 1 आ गई। सेकंड आइटम आपने बोल दी कि सर हमें मिल्क भी लेके जाना है घर पे, तो मिल्क आपकी सेकंड आइटम आ गई। तो लिस्ट ऑफ आइटम जब आप उनको एक ऑर्डर में लिखती हो कि पहले आपको टी मार्केट से लेकर आनी है, फिर आपको दूध लेकर आना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट हम बोल देते हैं। और ऑर्डर लिस्ट हमेशा कैसे लिखते हैं, हम हमेशा नंबर की वे में लिखते हैं। जबकि जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है ना, जो हमें मतलब लेनी है और वो अनऑर्डर्ड होती है, उसमें कोई नंबरिंग वगैरह नहीं होती है, तो वो हमारे बुलेट की फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा याद रखना है कि जब हम बुलेट्स की बात कर लेते हैं तो बुलेट्स आप जब आप वर्ड में यूज करेंगे तो आपको 2-3 तरीके से देखने को मिलेंगे। बुलेट्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो जब आप बुलेट्स यूज करेंगे या फिर आप अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे, सिंपल मैं बहुत कर बात कर लेता हूँ, सिंपल आप अनऑर्डर लिस्ट की बात कर लो, तो आप वहां पे ऐसा देखेंगे, एक है ना, एक आपका मतलब सर्कल होगा जो टोटली ब्लैक होगा, देन आपके पास एक स्क्वायर होगा जो टोटली ब्लैक होगा। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, टाइप ऑफ बुलेट्स आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सर हम एरो का भी यूज कर लेते हैं, है ना, तो इसके अलावा काफी और भी होते हैं जो हम बेसिकली यूज करते हैं, पर सबसे ज्यादा हम इन तीनों का ही यूज करते हैं जब हम बुलेट्स की बात कर लेते हैं। और जब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर नंबरिंग की, तो नंबरिंग में ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि सिर्फ 1 2 3 ही आएगा, वहां पे ABC भी आ सकती है नंबरिंग में, है ना। इसके अलावा ABC हो गया, इसके अलावा आप 1 2 3 का भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप की नंबरिंग चाहिए, है ना। इसके अलावा आप बाई और भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए 2.1 चाहिए, 2.2 चाहिए, 2.3 चाहिए, तो ये वाली चीज नंबरिंग में आप यूज कर सकते हैं।
तो एज पर क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, थर्ड आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे रखा है हाउ डू वी कंबाइन रीजंस फ्रॉम द मल्टीपल ऑथर्स इनटू अ सिंगल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट। बात की है कि हमें बेसिकली जो एक से अधिक ऑथर के जो रीजंस होते हैं, अगर उनको एक ही पर्टिकुलर वर्ड के अंदर ऐड करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है, इसको बोलते हैं बाय कंबाइन मेथड। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। होता है क्या है कि जब आपको एक या एक से अधिक जो ऑथर्स होते हैं, अगर आपको उनके जो बेसिकली टेक्स्ट होते हैं, फिर जो उनका जो मटेरियल होता है, अगर आपको उनको ऐड ऑन करना है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए आपको बाय कंबाइन मेथड का यूज करना पड़ता है। लाइक मान लेते हैं एक उत्तर आप आ गया, एक उत्तर बी आपका कोई फ्रेंड आ गया, है ना। आप दोनों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर कुछ काम किया, अलग अलग पोर्शन में कुछ काम किया। अगर आपको इन दोनों को कंबाइन करना है, दोनों ऑथर्स के डाटा को कंबाइन करना है, तो इसके लिए पास आपके पास ऑप्शन आता है बाय कंबाइन का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलो आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क भी देता हूँ मैं कि जब बाई कंबाइन मेथड की बात करते हैं तो ये आपको कौन से टैब के अंदर देखने को मिलता है, और टैब के अलावा ये आपको कौन से ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। दो होमवर्क रहेंगे, इजी होमवर्क है आई नो, क्योंकि जितना आप सर्च करोगे आप इसको विजुअली देख पाओगे कि ये कहाँ पे हमें प्रेजेंट होता है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली इसको राइट टिक कर पाओगे। फिर देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड 365। जब आपको पर्टिकुलर कॉपी या पेस्ट करना है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, तो आप कैसे करेंगे वो, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो देखो, जब भी हम कॉपी या फिर पेस्ट की बात करते हैं, तो कॉपी के लिए हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं, और पेस्ट के लिए हम कंट्रोल वी का यूज करते हैं। तो बस आप यही देख लो कि इनमें से कौन सा आ जाएगा। ड्रैग एंड, देखो ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं यहाँ पे हम यूज करते हैं। यूज द फाइंड एंड रिप्लेस भी हम यूज नहीं करते हैं। रीड द टेक्स्ट एंड रीटाइप, देखो ये भी हम नहीं करते हैं। तो वही आ जाएगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस कंट्रोल सी टू कॉपी एंड प्रेस कंट्रोल वी टू पेस्ट एट द डिजायर्ड लोकेशन। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने ये चीज आपको पहले भी समझाई है कि जब भी आप किसी चीज को कॉपी करते हो, कॉपी करने का मतलब है आप उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर डालते हो ना। रैम के अंदर ही हमारे एक पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट की जाती है। उस मेमोरी का नाम क्या होता है, उस मेमोरी का नाम आता है हमारे पास क्लिप बोर्ड मेमोरी। क्लिप बोर्ड मेमोरी। तो क्लिप बोर्ड मेमोरी के अंदर क्या होता है, जो भी आइटम आप कॉपी करते हो वो आइटम कहाँ पे जाके पेस्ट होती है, फिर कहाँ पे जाके सेव होती है, वो आपके क्लिप बोर्ड के अंदर जाके सेव हो जाती है। और क्लिप बोर्ड है कुछ नहीं है, रैम के अंदर ही हम एक पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, ताकि यूजर कोई भी चीज कॉपी करे, है ना, कोई भी चीज मतलब चाहे कट करे, वो सारी की सारी कहाँ पे सेव हो जाके क्लिप बोर्ड के अंदर जाके सेव हो जाए। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्लिप बोर्ड की बात कर लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्रोक्सीमेट 40 मतलब 24 आइटम्स ही हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल टाइम पे कॉपी करके क्लिप बोर्ड के अंदर, मतलब इस मेमोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 24 आइटम तक ही वहां पे रख सकते हैं। तो ये भी मैंने पॉइंट आपको क्लैरिफाई किया था पहले भी। बाकी फिर भी कुछ डाउट आपको लगता है तो काइंडली फिर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 अलाउ यू टू अप्लाई अ स्पेसिफिक स्टाइल सच एज चेंजिंग फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, other formatting features to select a part of text while leaving the rest unaffected। बेसिकली बात की है कि मतलब आप कौन सा ऐसा ऑप्शन यूज करेंगे जिससे क्या होगा, आप मतलब किसी स्पेसिफिक स्टाइल को कॉपी वगैरह कर सकते हैं, पर जो टेक्स्ट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, तो फॉर्मेट पेंटर का आप यूज करेंगे। मैंने आपको समझाया भी था कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। लाइक जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा है, मान लेते हैं आपने लिखा है यहाँ पे दिस इज माई बुक, है ना, और नीचे आपने लिख दिया राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपने दो यहाँ पे सेंटेंस लिख दिए। अब आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो ऊपर वाला सेंटेंस है वहां पे आपने क्या किया है, वहां पे आपने मतलब पिंक कलर यूज किया है, और जो नीचे वाला है यहाँ पे आपने क्या किया है, ब्लैक कलर यूज किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये वाला सेंटेंस लिखा है जो मैंने ब्लैक कलर में, ये भी क्या हो जाए, पिंक कलर में आ जाए। तो इसको करने के लिए मेरे पास दो तरीके होता है, या तो मैं इसको सिलेक्ट करूं और फिर जाके इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दूं। दूसरा तरीका क्या होता है, मेरे पास एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होता है, ये कहाँ पे मिलता है आपको, सबसे पहले आप होम के अंदर जाएंगे, होम के अंदर आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, क्लिप बोर्ड ग्रुप। तो क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, लाइक कट कॉपी पेस्ट, है ना, यहाँ पे आ जाएगा कट कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का।
तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो जैसे आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाएंगे, मतलब क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस सेंटेंस को या फिर पर्टिकुलर किसी भी एक सेक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के कि आपको क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है कि ये अगर मतलब पिंक है तो मुझे पिंक कलर कॉपी करना है, इसका इसका टेक्स्ट मुझे कॉपी नहीं करना है, पर इस टेक्स्ट के ऊपर या फिर इस सेंटेंस के ऊपर जो मैंने पर्टिकुलर कलर वगैरह यूज किया है या फिर जो मैंने इसका साइज रखा है वो मुझे कॉपी करना है। तो मैंने इसको कॉपी करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो भी फॉर्मेटिंग है, लाइक आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो कलर है, कलर क्या है हमारे पास, पिंक। तो कलर पिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। देखो यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी नहीं होता है, समझ आ रहा है ना डिफरेंस क्या होता है, कि यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। कॉपी क्या होगा, जो टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई कलर वगैरह या फिर कोई फॉर्मेटिंग लगाई है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। मतलब आपने क्या किया, इसका फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। तो जैसे आपने फॉर्मेट कॉपी कर लिया, देन आपका काम क्या रहेगा, आप इस जो कॉपी वाला जो फॉर्मेटिंग है इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे के पूरे सेंटेंस को और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आपका जो राम इज माई फ्रेंड जो ब्लैक में दिख रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो ऐसे आ जाएगा, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे करके वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम बेसिकली क्या करना, फॉर्मेट को कॉपी करना। तो इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी हमने आपको ये चीज बताई थी कि जब आप फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं, तो जब आप किसी चीज को फॉर्मेटिंग कॉपी करते हो या फिर फॉर्मेट पेंटर आप यूज करते हो, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का आप यूज करते हो जब भी आपको किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होता है। और जब आप किसी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हो, तो पेस्ट के लिए क्या बन जाती है आपके पास, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अवी आपके पास शॉर्टकट कमांड बन जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, काइंडली इनको भी आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज्ड टू गो टू द बुलेट्स एंड नंबरिंग आइकन इन एम। देखो किस टैब के अंदर आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग देखने को मिलेंगे, अभी हमने डिस्कस कर लिया था ये कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एज पर क्वेश्चन देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि सर हमें होम टैब के अंदर हमारे बुलेट्स एंड नंबरिंग हमें देखने को मिल जाते हैं। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि हाँ बताओ बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप होम टैब के अंदर जाएंगे, है ना। होम टैब के अंदर हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे आपके पास क्लिप बोर्ड का ग्रुप आ जाता है, उसके अंदर अलग अलग कमांड्स होती हैं, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, ये सारी चीजें होती हैं। एक आपके पास मतलब इसके अलावा आपके पास फॉन्ट का आता है, फॉन्ट के अलावा एक आपके पास आता है कौन सा, पैराग्राफ ग्रुप। तो यहाँ पे जैसे मतलब थर्ड जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके पास पैराग्राफ ग्रुप। तो जब आप पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ जैसे होगा, ठीक है, यहाँ जैसे होगा बुलेट्स का और नंबरिंग का। ठीक है, यहाँ पे मतलब जब आपको पर्टिकुलर बुलेट्स यूज करना है या फिर नंबरिंग यूज करनी है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बुलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे नंबरिंग 1 2 देखने को आपको मिल जाएगा। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अगर जनरल पूछा होगा तो आप बोलेंगे सर होम टैब। अगर इससे एक स्टेप अंदर पूछा होगा कि किस ग्रुप में आपको बुलेट एंड नंबरिंग देखने को मिलेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप होता है, उसके अंदर हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग देखने को मिलते हैं। तो देखो जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे ही आपने अंडरस्टैंड करना है कि होम के अंदर हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप होता है, उसमें अलग अलग हमारे पास कमांड्स होती हैं और उन्हीं में से एक कमांड आती है जिसके थ्रू हम बुलेट्स एंड नंबरिंग हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी देखो इंसर्ट टैब जैसे दे रखा है, तो इंसर्ट के थ्रू हम कोई भी चीज़ अगर मुझे इंसर्ट करनी है, लाइक टेबल मुझे इंसर्ट करना है, ग्राफिक को इंसर्ट करना है या फिर कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है तो वहां से कर सकते हैं। व्यू टैब से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मुझे अगर अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज करनी है, लाइक मुझे उसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है, लाइक उसका जो पेज साइज है वो चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो डिज़ाइन टैब होता है, तो डिज़ाइन टैब के थ्रू अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करना है या फिर डिज़ाइन करना है या फिर डिज़ाइन के रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स होती हैं, तो वो आपको डिज़ाइन टैब के अंदर देखने को मिल जाएंगी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ईजी। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का मतलब क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो लिखा है टू कॉपी और मूव द टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग इनटू अ न्यू लोकेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप क्या कर सकते हो, या तो आप पर्टिकुलर आइटम को कॉपी करके किसी जगह पे पेस्ट कर सकते हो, या तो आप मूव भी कर सकते हो। लाइक जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, यहाँ पे आपने कुछ चीज लिखी है ना, मान लेते हैं यहाँ पे आपने कुछ चीज लिखी।
अब आपने क्या किया, आपने पर्टिकुलर ये वाला आइटम है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के साथ आपने इसको क्या किया, इसको यहाँ पे लेकर चले गए माउस के थ्रू, है ना। यहाँ पे आपने क्या किया, माउस का यूज किया। तो जैसे आपने माउस का यूज किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे छोड़ने के दो तरीके हैं। जब आप इसको यहाँ पे छोड़ोगे तो दो तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। आप पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो कि मूव करना चाहते हो। तो जब आप पेस्ट करना चाहोगे तो समझ आ गया होगा ऑटोमेटिकली आपको कि पेस्ट करने का मतलब है कि यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा कंटेंट और वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और मूव का मतलब क्या होगा कि सर जो आपने यहाँ पे कंटेंट एक तरीके से सिलेक्ट करके रखा हुआ वो यहाँ से हट जाएगा और वो कहाँ पे आ जाएगा, वो सर हमारे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मूव ये काम करेगा और पेस्ट आपका कॉपी पेस्ट वाला काम करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट बी मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन से अगर आपको दूसरे लोकेशन में अपना जो है टेक्स्ट को मूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कट एंड पेस्ट का यूज करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है तो बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी चलो आपके लिए होमवर्क रहेगा, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर कट एंड पेस्ट, ये आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क रहेगा। इजी क्वेश्चन है, आई नो काफी बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन MS Word 365 which of the following feature allow you to quickly create a new document using a predefined layout and formatting। देखो बात की है यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट तो क्रिएट कर रहे हो, क्विकली क्रिएट कर रहे हो एक न्यू डॉक्यूमेंट, पर कैसे कर रहे हो आप कर रहे हो एक प्री डिफाइंड लेआउट, मतलब एक ऐसा लेआउट जो पहले से डिजाइन है। लाइक मैंने अपना एक लेआउट पहले से अपने सेव करके रखा हुआ है। मैंने बोला कि जैसे आप नॉर्मली देखते हो A4 शीट आपको देखने को मिल जाती है, पर मैंने बोला मुझे A4 शीट नहीं चाहिए, मुझे बाय डिफॉल्ट मेरी लीगल शीट चाहिए। लीगल शीट जहाँ पे हम लीगल काम करते हैं, मुझे वो वाली शीट चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया होगा, अपना एक इसका लीगल शीट का एक अपना टेम्पलेट बना के रखा होगा। तो वही यहाँ पे पूछा है कि आप क्या करते हो, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो, पर कैसा चाहते हो, प्री डिफाइंड लेआउट से। प्री डिफाइंड किया कि मैंने अपना एक लीगल डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखा हुआ है, तो मुझे उसी फॉर्मेटिंग के बिहाफ पे मुझे चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जब भी प्री डिफाइंड टर्म आ जाए तो इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है कि जो चीज पहले से बनाई जा चुकी है, मतलब हम बात कर रहे हैं टेम्पलेट की। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो आपके लिए एक सिंपल सा यहीं से होमवर्क रहेगा एक छोटा सा, कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को, ये बात कर रहा हूँ मैं MS वर्ड की ना, जब भी आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, सेव एज टेम्पलेट, तो इसकी ना एक हमारे पास एक्सटेंशन होती है। इस एक्सटेंशन के बारे में आप मुझे बताएंगे कि कौन सी एक्सटेंशन होती है जब आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट की वे में आप स्टोर करते हो, तो कौन सी एक्सटेंशन का आप यूज करते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये पूछी गई है। जितना आप सर्च करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ जूम आइकन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। बात की कि जूम आइकन का मतलब क्या होता है। जूम जैसे आप देखते हो यहाँ पे, अगर आपने कभी डॉक्यूमेंट ओपन किया होगा तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाता है जूम, है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जूम आइकन होता है, ठीक है। एक आप बोल सकते हो प्लस की साइड चलता है, एक हमारे पास माइनस की साइड चलता है, और एक हमारे पास सेंटर में आता है। तो यहाँ पे आपका जूम आपको देखने को मिल जाता है। तो जूम का फायदा क्या होता है उसके बारे में यहाँ पूछा है, टू चेंज द डॉक्यूमेंट पेज लेआउट, to decrease the font size, to delete the current page, or to adjust the visual appearance of our document to suit our reading और editing needs। तो यहाँ पे डी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम डॉक्यूमेंट को जूम क्यों करते हैं, ताकि हम कोई भी चीज़ है उसको इजीली देख पाएं और साथ साथ उसको एडिट भी कर पाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जूम ऑप्शन का यूज करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। बाकी हमने जूम के रिगार्डिंग काफ़ी डिस्कस किया था कि जूम बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जूम कितना पढ़ते हैं, 100% बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके अलावा मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है, ये आप मुझे बताएँगे। मिनिमम कितना होता है जूम और मैक्सिमम कितना जूम होता है, वो आप मुझे बताएँगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर की हुई हैं JOIT के क्लासेस में भी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। देखो कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+C का यूज करते हैं, Ctrl+X हम यूज करते हैं कट के लिए, Ctrl+V हम यूज करते हैं पेस्ट के लिए, Ctrl+P हम यूज करते हैं जब हमें प्रिंट करना होता है अपने पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट को। सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पहले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 अलाउ यू टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट विद डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेंटेशन। तो एक तो आपको क्या करना है, नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है, और साथ में क्या करना है, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेंटेशन का यूज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टी लेवल नंबरिंग का यूज करना पड़ेगा।
ओके, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लाइक जैसे आप क्या करते हो, 2 करते हो, उसके बाद 2.1, 2.2, है ना? इसके लिए आप क्या करते हो, आपको 3 करते हो, है ना? फिर आपका क्या बन जाता है 3.1, 3.2, या फिर सम टाइम ऐसे भी कर लेते हो आप, 2.1 के आगे भी आप कर लेते हो 2.1.1, है ना? 2.1.2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इंडेंटेशन या फिर मल्टीपल लेवल नंबरिंग। तो ये करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है? मल्टी लेवल नंबरिंग के अंदर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन अलाउ यू टू डुप्लीकेट सेलेक्टर। देखो डुप्लीकेट करना मतलब, डुप्लीकेट करने का मतलब है आप क्या कर रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो। समझ आएगा? डुप्लीकेट का मतलब आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो हमेशा हमने क्या करनी होती है, जो एग्जामिनर कीवर्ड्स देता है ना, वही हमने पकड़ने होते हैं कि हाँ एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है आपसे। क्वेश्चन तो आपने सभी ने पढ़ लिया, और आंसर कहाँ से लग गया हुआ था, हमें आंसर यहीं से लग गया हुआ था कि डुप्लीकेट करना मतलब कॉपी करना। तो डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कट सेलेक्टेड। देखो कट करने के लिए, कट करने का मतलब होता है आप क्या करना चाहते हो, किसी को मूव करना चाहते हो। देखो क्वेश्चन के साथ आपके मन में दो चीजें आनी चाहिए, एक तो उसका आंसर आपको आना चाहिए, है ना? दूसरा आपको क्या आना चाहिए, उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन और पुट किए जा सकते हैं। कट का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट को मूव कर रहे हैं एक न्यू लोकेशन में, नई जगह पे हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर कट। तो कट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कट का मतलब होता है हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर आइटम को वहां से उठाया, उठाने के बाद हमने उसको क्लिप बोर्ड के अंदर सेव कर लिया, और जहाँ पे हमने चाहा वहां पे उसको फर्दर जाके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दिया। तो कट का मतलब क्या हो गया, हम क्या करते हैं, एक कंटेंट को मूव करने का भी काम करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ मल्टीपल क्वेश्चन है जो आपने ध्यान रखने होते हैं जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलो यू टू चेंज पेज ओरिएंटेशन। देखो पेज ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है पेज लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना? मैंने आपको बताया था पेज लेआउट हमारे पास एक टैब होता है, उसके अंदर हम जाएंगे पेज ओरिएंटेशन की मतलब उसमें, है ना? वहां पे हम जाएंगे पेज ओरिएंटेशन के अंदर, और पेज ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास दो ओरिएंटेशन आते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमें देखने को मिल जाता है वर्ड में, तो वो कौन सा हमें देखने को मिलता है, वो हमें सिर्फ पोर्ट्रेट हमें देखने को मिल जाता है। जबकि हम इसके अलावा चेंज भी कर सकते हैं, किसमें, लैंडस्केप में हम भी चेंज भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, तो ये आपको पेज लेआउट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन एमएस वर्ड 365 वाइल वर्किंग विद टेक्स्ट द थीसिस टूल इज यूजफुल। देखो जब आप किसी टेक्स्ट के साथ डील करते हो तो आप टूल के बारे में एक पढ़ते हो ना, जिसका नाम होता है थीसिस टूल। तो थीसिस टूल का वर्किंग क्या होती है, क्यों हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो थीसिस टूल मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जब भी आपको मतलब सिमिलर या फिर अनसिमिलर, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस के नाम से जानते हैं, अगर आपको वो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का चाहिए होता है, तब आप क्या करते हो, इस ऑप्शन का यूज करते हो। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना? टू चेक द सिनोनिमस एंड एंटोनिमस फॉर द पर्टिकुलर आइटम। इसके लिए आप क्या करोगे, बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। चलो ये आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर दिस। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, तभी मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको पहले समझाता उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पुट करता। ये हमने चीजें डिस्कस की हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको देखना, आपको ये एनालाइज करना है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपको कितनी याद है। का? तो ये सारी चीजें वही होती है जिससे आपको और क्लैरिफाई, मतलब आपकी क्लैरिटी बढ़ती है कि कितने हमें चीजें याद हैं, कितनी चीजें हमें याद नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द यूज ऑफ जस्टिफाई टेक्स्ट। देखो जस्टिफाई टेक्स्ट मतलब एग्जामिनर पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। कंट्रोल प्लस जे से हम क्या करते हैं, हमारे कंटेंट को जस्टिफाई करते हैं। एक तो चीज ये आती है। दूसरा जस्टिफाई का मतलब होता है कि सर जो हमारा हमने कंटेंट लिखा है वो लेफ्ट साइड से भी उतना स्पेस लेगा जितना वो राइट साइड से स्पेस लेगा। तो मतलब कंटेंट हमारा ऐसे जस्टिफाई हो जाएगा कि राइट साइड से जितनी उसकी अलाइनमेंट है या फिर मार्जिन है, उतना ही राइट साइड से भी, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड से भी उतनी ही क्या होगी, अलाइनमेंट होगी। ओके, तो जो टेक्स्ट होगा वो इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा। तो जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगा, एक जैसा ही होगा। तब हम क्या करते हैं, कंट्रोल जे शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं। कंट्रोल जे हम किसको यूज करते हैं, जस्टिफाई के लिए यूज करते हैं। तो आपको राइट आंसर अब तक लग गया होगा पता कि क्या होगा राइट आंसर, अलाइंड इवनली टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द मार्जिन। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। शॉर्टकट कमांड हमने डिस्कस कर ही ली, तो ये सारी चीजें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। बाकी सेंटर करने के लिए हमें पता ही है हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। लेफ्ट लाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस
एल का यूज़ करते हैं, जबकि आपका राइट अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का हम यूज़ करते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द जनरल फंक्शन ऑफ मेल मर्ज? तो मेल मर्ज का हम यूज़ क्यों करते हैं? तो मेल मर्ज देखो, ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपको बल्क में ईमेल सेंड करनी होती है, लाइक मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 100 स्टूडेंट है ना? 100 स्टूडेंट्स हैं, ओके, और मुझे क्या करना है, इन 100 स्टूडेंट्स को क्या करना है, एक ही कॉमन मेल भेजनी है। यहाँ पे ये करके लिख देता हूँ। लाइक मैं आप बात कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास 100 यूज़र है ना? मेरे पास कितना है, 100 बच्चे हैं यहाँ पे, सपोज़ कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सभी बच्चों को क्या करना है, एक कॉमन मेल भेजनी है। इन सभी बच्चों को क्या करनी है, एक कॉमन मेल भेजनी है ना? मुझे मेल भेजनी है कि ऑल द बेस्ट टू योर एग्ज़ाम, ठीक है? ऑल द बेस्ट की मुझे क्या करनी है, कॉमन मुझे मेल भेजनी है ना? अब देखो होगा क्या, जो मेरे यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे, जो यहाँ पे मेरे बच्चे होंगे, तो मुझे पता है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फीचर आता है, जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, एक अपना फॉर्मेट बना देता हूँ। एक मैंने अपना फॉर्मेट बना दिया, उस फॉर्मेट में यहाँ पे मैं बच्चे का नाम यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे मैं उसकी ईमेल आईडी यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे एक अच्छा-सा मैसेज यहाँ पे लिख दूँगा, पहले से लिखा हुआ ऑल द बेस्ट। ओके, ये मुझे पता है। अब देखो, खुद आप सोचो कि सर आपने चलो फॉर्मेट तो आपने बना दिया, जो आपने ये वाला फॉर्मेट बनाया, जो सभी बच्चों को जाएगा, इसको बोल देते हैं बेसिकली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेल मर्ज के लिए हमें एक रिक्वायरमेंट होती है, एक हमें डॉक्यूमेंट की। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक डॉक्यूमेंट हमारा बन के तैयार हो गया, है ना? या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आ गया। दूसरा हमें चाहिए होता है कि सोर्स ऑफ डाटा, ये जो डाटा हम यूज़ करना चाहते हैं, कहाँ-कहाँ के लिए? एक तो डाटा मुझे सर यहाँ पे यूज़ करना है और एक मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। इन दोनों जगह में डाटा यूज़ करने के लिए मुझे वो डाटा कहाँ से लेकर आना है? वो जो डाटा आप कहीं से लेकर आओगे, उसको बोला जाता है हमारे पास डाटा का सोर्स। डाटा का सोर्स हम उसको बोल देते हैं। तो देखो, अब आपको ये चीज़ क्लैरिफ़ाई होगी कि जब भी एग्ज़ामिनर आपसे मेल मर्ज के बारे में पूछेगा, तो मेल मर्ज से आपको सबसे पहले ध्यान आना चाहिए कि मेल मर्ज जब भी हम यूज़ करेंगे, हमारे वर्ड के अंदर एक ऑप्शन आता है या फिर फीचर आता है, तो उसके लिए मुझे मिनिमम 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो जो हम डॉक्यूमेंट बनाएँगे, एक मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, प्लस उस डॉक्यूमेंट में जिस मुझे बच्चों को वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भेजना है, उन सभी का रिकॉर्ड कि मुझे क्या-क्या वहाँ पे, मतलब कौन-कौन सी कॉमन फ़ील्ड है, जो मुझे बार-बार रिप्लेस करवानी है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फॉर्मेट बना दिया और मैंने एक डाटा सोर्स बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ डाटा सोर्स चाहिए, है ना? क्योंकि एक तो कॉमन चीज़ तो आपने बना ही दी। कॉमन चीज़ आपने बना दी और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है अभी? आपकी रिक्वायरमेंट है डाटा सोर्स की। तो डाटा सोर्स मैं मान लेता हूँ कि हम देखो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप एक्सेल भी यूज़ कर सकते हो डाटा सोर्स के लिए। एमएस एक्सेल भी आप यूज़ कर सकते हो और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक एक्सेस आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं डाटा सोर्स क्रिएट करने के लिए। पता है डाटा सोर्स क्या होता है? एक ऐसी फाइल होती है, जहाँ पे जो चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो उसके बारे में यहाँ पे लिखा होता है। लाइक मुझे क्या यूज़ करना था, मुझे बच्चे का नाम यूज़ करना था और बच्चे की ईमेल आईडी मुझे वहाँ पे यूज़ करनी थी। तो नेम मान लेते हैं, यहाँ पे ए आ गया बच्चे का, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, है ना? तो अभी सपोज़ कर लेते हैं मेरे पास 4 ही बच्चे हैं और 4 बच्चों का मुझे एक कॉमन मेल भेजनी है। तो मैं तो 4 हों, 400 हों, फॉर्मेट सेम ही रहता है, काम सेम ही रहता है, बस आपको समझना है। और इनकी ईमेल आईडी मान लेते हैं आगे a@123 है ना, या फिर a@gmail.com, b@gmail.com है ना, c@gmail.com और d@gmail.com। ये क्या आ गई, इन सभी की मेल आ गई यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, ये मेरा तैयार हो गया क्या? ये मेरा डाटा सोर्स आ गया, ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया जो मैंने बना दिया। अब क्या होता है कि जब भी हम मेल मर्ज फीचर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो आप ये फ़ील्ड देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा हाइलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जो आप ये फ़ील्ड देख रहे हो, ठीक है? जिसको मैं अभी येलो कर रहा हूँ इसको। ये जो आप दोनों फ़ील्ड देख रहे हो, ये दोनों फ़ील्ड की जगह हम क्या करेंगे? हम एक ऑप्शन यूज़ करेंगे ऐड डाटा सोर्स का। जब आप एक्सेल यूज़ करोगे, मेल मर्ज ऑप्शन में जाओगे, तो वहाँ पे आपको ऑटोमैटिकली ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी कि ऐड डाटा सोर्स, कि आपको जो डाटा ऐड करना है वो उसका सोर्स कहाँ पे है? मतलब कहाँ से आप डाटा लेकर आना चाहते हो? तो आप बोलोगे कि नाम आप लेकर आओगे नेम वाली फ़ील्ड से। नाम आप यहाँ से उठाओगे बच्चे का और जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी फ़ील्ड से आप उठाओगे। ओके, 2 चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब क्या होगा, जब भी मैं मेल मर्ज यूज़ करूँगा तो ऑटोमैटिकली जब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूँगा तो ऑटोमैटिकली जो नाम है वो चेंज होता रहेगा। जैसे पहले बच्चे के लिए नाम यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है? पहला रिकॉर्ड कितना है? पहला रिकॉर्ड है सर हमारे पास ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पहले बच्चे के लिए ए आ जाएगा और उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी a@gmail.com, ठीक
ठीक है। फिर नेक्स्ट जैसे हमारे पास एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट करने का, जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट ए के बाद अगला कौन सा है हमारे पास बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की जगह ऑटोमेटिकली बी लिखा हुआ आ जाएगा और ईमेल आईडी कितनी हो जाएगी b@gmail.com हमारे पास हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कॉमन फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया, मैंने डाटा सोर्स डिक्लेयर कर दिया और उसके अकॉर्डिंग जितनी मर्जी मैं चाहूँ वहाँ पे एक ही कॉमन मेल वहाँ पे भेज सकता हूँ। तो ये फीचर आता है हमारे पास मेल मर्ज का फीचर। आई नो अभी आई थिंक अभी तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कैसे हम इसको यूज़ करते हैं मेल मर्ज को, क्यों ये फीचर इतना पॉपुलर है, इसी वजह से इतना पॉपुलर है क्योंकि आप एक ही टाइम पे क्या कर सकते हो, बल्क में डाटा या फिर बल्क में ईमेल आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे डी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। समझ आ गया कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, क्या डाटा सोर्स होता है, क्या डॉक्यूमेंट हम जो क्रिएट करते हैं वो उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर मुझे एक ही कॉमन लेटर मतलब मल्टीपल लोगों को भेजना है या फिर मल्टीपल ऑफिस में मुझे ये भेजना है तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन दिया जाता है हमारे वर्ड के अंदर, उस ऑप्शन का नाम आता है मेल मर्ज ऑप्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन MS Word 365 टू डिवाइड टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में तोड़ना है। तो कॉलम में तोड़ने के लिए आपको किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, आपको कॉलम्स ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बेसिकली होता है क्या, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे ABCXYZ कुछ भी लिखा है आपने, है ना, तो आपके मान लेते हैं कि ये आपका एक टेक्स्ट आ गया, आपका दूसरा टेक्स्ट आ गया, आपने क्या किया, आपने इसको सिलेक्ट किया, है ना, सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ चले गए, कॉलम ऑप्शन में आप चले गए। कॉलम ऑप्शन में आप जैसे गए तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने हिस्से में उसको तोड़ना है, 2 में तोड़ना है, 2 से ज्यादा में तोड़ना है, 3 में तोड़ना है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है। तो क्या होगा, आपका ABC और XYZ कितने हिस्से में टूट जाएगा, 2 हिस्से में टूट जाएगा। ABC यहाँ पे आ जाएगा और XYZ आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली देखो आप ये समझ लो बीच में एक हल्की सी दीवार है जो यहाँ पे बीच में आ गई, मतलब आपके एक पेज को कितने हिस्से में तोड़ दिया, जहाँ पे आपका ये पूरा पूरा एक ही पेज में था, है ना, एक ही पेज में था, अब उसी पेज को कितने हिस्से में तोड़ दिया, 2 हिस्सों में तोड़ दिया। 2 हिस्सों में तोड़ने का मतलब है हमने क्या कर दिया, 2 कॉलम बना दिए, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो ये जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिवाइड करना है 2 कॉलम में, तो उसके लिए आप कॉलम फीचर का यूज करते हो। और कॉलम फीचर आप सबसे ज्यादा कहाँ पे देखोगे, जगह अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर आपने देखा होगा जो आर्टिकल वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसा आपका न्यूज़पेपर होता है, फिर जो आर्टिकल होते हैं वो ऐसे करके डिवाइड किए होते हैं, है ना, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किए होते हैं। जो अलग अलग पोर्शन में आर्टिकल डिवाइड किए होते हैं वो भी किसका यूज करते हैं, वो भी कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीजें हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है, तो ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो काइंडली आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी जो आपको होमवर्क दिया है वो आपने सभी ने कमेंट करना है, क्योंकि होमवर्क से ही पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी है। बाकी जो चीज़ें आप भूलते हो ना बार बार, तो भूलने का मतलब यही होता है आप उसमें अच्छे ढंग से एंगेज नहीं हो। जितना आप एंगेज होके कोई चीज़ें पढ़ते हो, बार बार कमेंट करते हो, आपके ब्रेन में वो चीज़ें परमानेंटली स्टोर हो जाती है। कई बार होता है ना हम कोई चीज़ जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, लाइक बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है, हमारे पास जो थीसिस टूल आता है और एक हमारे पास स्पेल एंड ग्रामर चेक का एक शॉर्टकट कमांड आती है, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो कन्फ्यूज़न तभी होती है क्योंकि आपने उसको उस लेवल में उस ढंग से एनालाइज़ करके पढ़ा नहीं होता है। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, आपका ब्रेन उस चीज़ को परमानेंटली स्टोर करेगा और एग्ज़ाम में जैसे आप उस क्वेश्चन को देखोगे, हल्का-सा देखोगे, आपके मन में पहले ही आंसर आ जाएगा और आप उसको टिक करके आगे निकल जाओगे। ओके, तो ऐसे करके आपने ये सारी अपनी तैयारी रखनी है। बाकी अपनी आपकी तैयारी वगैरह कैसे चल रही है उसके बारे में नीचे कमेंट करके बता दिया करो, है ना। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।